जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन को करने का प्रयास किया। तो ठीक है, आज के क्लास में हम लगभग जो है आज 3.3 को शुरू करेंगे और विलोपन विधि के कुछ इंट्रोडक्शन को लेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद कुछ एक्सरसाइज के सवाल को बनाएंगे और आज के क्लास को एंड करेंगे। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दुर्गा माँ आप सभी के जीवन में खुशहाली भरे, आप सभी को खूब आशीर्वाद दे, आप लोग खूब पढ़े लिखे, बढ़िया पोस्ट पर जाएं, अच्छी जगह पर रहें, कहीं पर भी रहें, खुशहाल रहें। सबसे बड़ी चीज है खुशी ढूंढना अपने आप में कमियों को ढूंढकर आगे बढ़ना, अपने आप में कमियों को ढूंढकर आगे बढ़ना। जो कमी को पहचानने जानता है वही आगे बढ़ता है। मतलब खूबी तो हर एक कोई पहचानता है, एक चीज को याद रखिएगा, खूबी हर एक कोई पहचानता है, लेकिन अपने आप में जिस दिन आप कमी निकालना अपने आप में सीख जाइएगा तो बहुत आगे उस दिन आप चले जाइएगा। तो एक किसी ने बहुत ही बढ़िया एक लाइन कही है कि गुजरे लम्हों में मैं सदियों की तलाश करता हूँ, गुजरे लम्हों में मैं सदियों की तलाश करता हूँ, प्यास इतनी है कि समंदर की तलाश करता हूँ। यहाँ लोग गिनते हैं यहाँ लोग गिनते हैं खूबियां अपनी, मैं अपने कमियों की तलाश करता हूँ। तो बस अपनी कमियों पर तलाश करते रहना और अपने कमियों पर आगे कर चढ़ना है और आगे चलते रहना है। तो बस इतने से बात है, आगे बढ़ते जाना है, सीखते जाना है। तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं दुर्गा माँ का नाम लेकर। तो श्री दुर्गा सभी के घर खुशहाली भरे, सभी के घर जाए, अच्छे से रहे, बढ़िया से रहे और माँ दुर्गा का फेस्टिवल एंजॉय करते हुए हमें निकलना है, आगे बढ़ना है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और हमने 3.3 के आपको बता दें कि 3 के दूसरे नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, तीसरे के दूसरे नंबर क्वेश्चन तक हमने किया था। और ठीक आज के क्लास में हम जो है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6 नंबर को करने का प्रयास करें। हम प्रतिस्थापन विधि को सीखे थे, प्रतिस्थापन विधि से कुछ ना कुछ सवाल को कर रहे थे। तो चलिए आइए सवाल को हल करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हम तीसरा नंबर सवाल को करते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। एक क्रिकेट टीम का कोच था और वो क्रिकेट टीम का जो कोच है 7 बल्ला और 6 गेंद को 3800 रुपए में खरीदता है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदा। तो हमें प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ला का मूल्य निकालना है। तो एक काम करिए, आप एक बल्ला का जो मूल्य है, एक बल्ला का जो मूल्य है उसको एक्स मान लो, और एक गेंद जो भी हो उस गेंद का मूल्य को आप वाई मान लो। बालक समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ पर एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम जो है 7 बल्ला 6 गेंद खरीद रहा है 3800 रुपए में। तो कुछ भी 7 गेंद और 6 गेंद, 7 बॉल या 6 गेंद, बैट, फलना चिल्ला जो भी खरीद रहा है, तो हम उसको क्या ले लेते हैं, एक बल्ला का कीमत x रुपया ले लेते हैं और एक बल्ला का कीमत y रुपया ले लेते हैं। चलिए ठीक है। अब जो भी बल्ला खरीदा जाएगा तो एक बल्ला का दाम 1 गुने x करेंगे। मान लो 10 रुपया है तो एक बैट खरीदे तो 1 गुने 10 10 रुपया, 2 बैट खरीदे तो 2 गुने 10 20 रुपया। तो ठीक उसी प्रकार पहला कंडीशन के अनुसार अगर हम 7 बल्ला खरीदे तो 7 गुने x, तो इसका मतलब 7x, हाँ कि ना? हाँ एकदम ठीक है। अगर हम 6 गेंद खरीदते हैं तो इसको हम 6y लिखेंगे। क्यों? मान लीजिए एक गेंद का कीमत 2 रुपया, तो 6 गेंद का कीमत 6 गुने 2 12। तो उसी तरह y रुपया तो 6 गुने y करेंगे और दोनों को जोड़कर वो पैसा कितना देता है, तो वो 3800 रुपए देता है। वो कितने रुपए देता है? वो 3800 रुपए देता है। ठीक है। उसने 3 बल्ला खरीदा, 3x। अच्छा, फिर उसने 5 गेंद खरीदा तो 5y बराबर कितना? 1750 रुपए। कितना? 1750 रुपए। तो यहां तक हमने सीखा, यहां तक देखिए। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है, आगे सवाल को सॉल्व करना है। हाँ, तो दोस्तों सवाल है तीसरा नंबर हमारा। सवाल ये कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपये 3800 रुपए में खरीदे। तो 7, तो हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया था। सवाल को फिर से समझिएगा एक बार। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का हमें मूल्य ज्ञात करना है। तो हम कुछ नहीं करते हैं, एक बल्ला का कीमत x रुपीज रखते हैं और एक गेंद का कीमत y रुपीज रखते हैं। कहने का मतलब यहाँ है कि अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ पर x रुपीज क्यों रखे, तो देखो अगर मान लेते हैं एक बल्ला का दाम 10 रुपए है, एक बल्ले का दाम 10 रुपए, जस्ट सपोज,
तो 5 बल्ला अगर हम खरीदे तो कितना होगा, 5 गुने 10 50 रुपया। अगर हम 3 बल्ला खरीदे तो 3 गुने 10 30 रुपया। अच्छा, अगर वहीं पर हम एक्स, अगर हम वहीं पर बोले अगर बल्ला का दाम एक्स रुपीज है, अगर बल्ला का दाम क्या है, एक्स रुपया है, और 5 बल्ला खरीदे तो 5 गुने एक्स 5x नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर 7 बल्ला खरीदे तो 7 गुने एक्स, एक्स रुपया दाम है बल्ला का तो 7 गुने एक्स। अच्छा, हम फिर क्या करते हैं, हम गेंद को खरीदते हैं, गेंद खरीदे वाई रुपीज में, 6 गेंद करते तो 6 गुने वाई, तो 7x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3800 रुपया हो जाएगा। क्योंकि यही कह रहा है पहला कंडीशन में हमारा कि 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है वो 3800 रुपये में खरीदता है, और 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदता है 1750 रुपये में। तो दो कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनकर आ गया। तो हमें प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक का ये ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, हम इसको पहला समीकरण दे देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको दूसरा समीकरण देते हैं। एक एक चीज को बढ़िया से गौर तरीके से समझने का प्रयास करेगा। हम क्या करते हैं, पहला समीकरण को पकड़ते हैं, 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहां देखते जाइए दो चीज। अगर हम 7x की बात करें तो 7x बराबर, ये प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3800 माइनस क्या हो गया, 6y हो जाएगा। अच्छा, तो x बराबर क्या, 3800 माइनस 6y बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू यहां पर आ गया हमारा। इस x के वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। दूसरा समीकरण में पुट करने के बाद जैसे ही हम इसको दूसरा समीकरण में डालेंगे, हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। 3 गुने x का हम क्या वैल्यू निकाले, 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अब देखते जाइए, अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा। 3 को इससे गुना करते हैं, फिर 3 को इससे गुना करते हैं। 3800 को हम क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं। 3 जीरो जा जीरो, 3 जीरो जा जीरो, 3 अठे 24 का 4 हाथ में 2, 3 तिया 9, 9 दू 11, 11,400 माइनस 18y, ठीक है, बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ 11,400 है और यहाँ पर 7 है, तो हम इसका क्या लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ नीचे 1 है, तो 7 और 1 का लघुत्तम कितना होता है, 7 होता है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब देखते जाइए, समझते जाइएगा, थोड़ा सा गौर करके समझिए, एकदम बिंदास होके। 11,400 माइनस 18y, 7 बचे 35y, 7 बचे 35y बराबर 1750। अब देखिए, ये क्या है, भाग में उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो हम इसको क्या भेज देते हैं, उधर जाके गुना में भेज देते हैं। तो यहाँ क्या कर दिया हम इसको गुना। अब 1750 को 7 से गुना करिए, 7 जीरो जा जीरो, 7 बचे 35 का 5 हाथ में कितना, 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52 का 2 हाथ में 5, हाथ में कितना बचा, 5 बचा, 7 1 7, 7 5 12, 12,250। अच्छा, देखते जाइए, यहाँ 11,400 माइनस प्लस माइनस। अब 35 में से 18 को घटाइए तो कितना होगा, 35 में से 18 को घटाते हैं तो प्लस का 17y होगा। ये भैया का है, 17y प्लस का हो गया। देखो तो माइनस प्लस माइनस होता है, और बड़का वाला के साथ कौन सी का साइन है, तो भैया प्लस का साइन है, तो प्लस 17y हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 11,400 बराबर, सॉरी सॉरी, यहाँ देखो थोड़ा सा, ये 17y, हमको y का वैल्यू निकालना, 17y। अब ये क्या, 11,400 प्लस में तो उधर भेज देंगे माइनस में, तो 12,250 माइनस में 11,400। ये भैया y को काहे नहीं भेजे, देखो लोग समान जाति से अनुभव करता है, तो समान जाति के साथ अपना संगत मिलाता है। तो इसके साथ ना x था ना y था, तो इसके साथ ना x था ना y था, उधर जाके समान जाति से मिल गया और माइनस हो गया। तो इसको माइनस करते हैं दूसरे से, जीरो, यहाँ 12,000 क्या है, 12,250 है, तो 0 5, फिर यहाँ 4 है तो 12 में से 4 घटाएं 8। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये कट गया कट गया कट गया कट गया, तो क्या बचा, 0 0। ठीक है यहाँ तक। और यहाँ क्या बचा, 17y। तो y बराबर 850 बटे 17, 17 पचे 85,
17 पचे 85, तो y बराबर कितना हो गया 50 रुपया। तो एक जो गेंद है उस गेंद का दाम कितना हमारा हो गया, उस गेंद का दाम हो गया 50 रुपया। अब जब गेंद का दाम हमारा निकल गया तो हम बल्ला का दाम नहीं निकाल लेंगे इस x के वैल्यू पे पुट करके। तो 3800 माइनस 6 × 50/7, तो 3800 माइनस 6×5 = 30, तो 300/7। 3800 में 300 को घटाएंगे तो बचेगा 3500। 3500/7, 7×5 = 35, तो एक बल्ला का दाम कितना 500 रुपया। और एक गेंद का दाम कितना, एक गेंद का दाम हमारा आ गया 50 रुपया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यहाँ तक कोई परेशानी हुआ समझने में? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब चलिए टैक्सी वाले सवाल पर आते हैं, चौथा नंबर सवाल को करते हैं, चौथा नंबर सवाल को जानते हैं। यहाँ आशा करते हैं आपको समझ में आया। आइए दोस्तों, अब चलते हैं चौथे नंबर सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल है हमारा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा 105 रुपए और 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपए। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना भाड़ा लगेगा। तो बालक समझो, थोड़ा सा सवाल समझो। एक नगर में क्या चलती है, एक नगर में टैक्सी चलती है, ठीक है। और नगर का नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब ये है कि किसी न किसी, मतलब यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर का भाड़ा फिक्स है। जैसे मान लो कि ये टैक्सी है, ये मेरा लैम्बोर्गिनी तो था, वो तुम लोग देखा ही था उस दिन। वो लैम्बोर्गिनी क्या होता है, आगे बढ़ता है। लैम्बोर्गिनी बढ़ता है आगे, टैक्सी हम मेरे पास बहुत पैसा है तो हम क्या कर रहे हैं, लैम्बोर्गिनी भाड़ा पे लगा दिए, भाड़ा पे चल रहा है लैम्बोर्गिनी। अब लैम्बोर्गिनी जब भाड़ा पे चल रहा है तो लैम्बोर्गिनी आगे बढ़ने के बाद 1 किलोमीटर जो चलती है, क्या चलती है 1 किलोमीटर। बालक हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, 1 किलोमीटर का फिक्स भाड़ा। जस्ट सपोज हम बात क्या कर रहे हैं, मानना है सिर्फ। तो एक नगर के टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर का जस्ट सपोज 10 रुपया फिक्स है। 1 किलोमीटर जाओगे तो 10 रुपया लेंगे, लेकिन वही है कि 1 किलोमीटर से कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो उसमें भाड़ा झुक जाएगा। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपए है। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं? 10 किलोमीटर का दूरी जब चलती है तो वो 105 रुपए लेती है, और 15 किलोमीटर का भाड़ा के लिए कितना लेता है, 155 रुपया देता है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, जो फिक्स है वो तो ठीक है, और जो फिक्स नहीं है, जो फिक्स नहीं है मतलब जो चेंज हो रहा है वो कितना भाड़ा है, जो एक्स्ट्रा भाड़ा लग रहा है वो कितना भाड़ा है। तो एक काम करते, चलो एक्स वाई लेके मानते हैं, सिंपल बात है। आओ देखते हैं, सवाल आसान सा सवाल है, कोई बड़ा बात नहीं है, फिक्स करके मानते हैं। आओ देखो, आओ देखना। अब देखो, बात यहाँ पर ये चल रही है कि नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा को 100 रुपया मानो। नियत भाड़ा मतलब जो फिक्स रुपया है वो उसको 100 रुपया मानो, ठीक है। जो नियत भाड़ा जो फिक्स है उसको एक्स मानो। अब जो बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है, जो बदल रहा है, बदला हुआ भाड़ा, बदला हुआ भाड़ा, बदला हुआ भाड़ा। तो बदला हुआ भाड़ा को तुम क्या ले लो, वाई रुपया ले लो। यहाँ तक कोई परेशानी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब देखो सवाल सुनो, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए, मतलब 10 किलोमीटर का दूरी चल रहा है तो उसका भाड़ा 105 रुपए। मतलब 10 किलोमीटर में कहीं ना कहीं जो है नियत भाड़ा भी है और चेंज वाला भी भाड़ा है। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं? मान लो यहाँ से यहाँ तक गाड़ी चला और यहाँ से यहाँ गाड़ी जाने में 10 किलोमीटर चला, और 10 किलोमीटर में कहीं ना कहीं जो भाड़ा होगा वो इतना दूर तक का नियत भाड़ा भी होगा, और कोई गाड़ी चला होगा एक्स्ट्रा। नियत मतलब कहीं ना कहीं कुछ दूरी तक जो होगा, जो सपोज 3 किलोमीटर तक जो है फिक्स भाड़ा है कि 3 किलोमीटर का 10 रुपया लगेगा, लेकिन 3 किलोमीटर के बाद जो जाएगा वो तो चेंज होते जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कोई नियत भाड़ा है, और नियत भाड़ा के बाद बदला हुआ भाड़ा भी हमें नजर आएगा यहाँ तक। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? फिर से देखो,
गाड़ी चलेगा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में फिक्स है, कुछ ना कुछ किलोमीटर फिक्स रहेगा कि ये चेंज होगा, ये क्या होगा, चेंज होगा। तो हम क्यों ना 10 किलोमीटर को भी चेंज हुआ हुआ मान लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं, x प्लस 10y, जो भाड़ा है नियत भाड़ा में 10 किलोमीटर चला, और 10 किलोमीटर चलने के बाद जो पैसा आया वो कितना है, 105 रुपया आया। ठीक है। और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या कहलाया, 15 किलोमीटर के लिए, किसके लिए, 15 किलोमीटर के लिए वो भाड़ा आया हमारा 155 रुपया। यहाँ देखो, समझो थोड़ा सा, कोई बड़ा चीज नहीं है, आसान सा सवाल है। ठीक है बालक, देखना और समझने का प्रयास करना। हाँ, तो दोस्तों हम क्या किए, नियत मतलब यहाँ पर जो 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चलने में कोई ना कोई फिक्स भाड़ा होगा, और उसके अतिरिक्त जब चल रहे हैं तो 10 किलोमीटर में कोई ना कोई फिक्स भाड़ा होगा, और उसके अतिरिक्त चलेंगे तो कोई ना कोई चेंज भी होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी को अतिरिक्त मान लेते हैं, और अतिरिक्त करने के बाद x प्लस 10y को 105 रुपये लिए, और x प्लस 15y को हम क्या ले लिए, 155 ले लिए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 15 किलोमीटर चलने के बाद 155 रुपया, 10 किलोमीटर चलने के बाद 105 रुपया। अब चलते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x का कोई ना कोई पहला इस समीकरण x, इसको 1 लेते हैं, इसको समीकरण 2 लेते हैं। अब देखिए हम क्या लेते हैं, इस समीकरण को, पहला समीकरण को लेते हैं, समीकरण पहला को x प्लस 10y बराबर क्या है, 105 रुपये। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y, क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y। ठीक है। अब इस x के समीकरण को हम दूसरे समीकरण में पुट करेंगे। ये जो हमारा x का समीकरण आया है, इस समीकरण को दूसरे समीकरण में हम भरते हैं। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, x प्लस 15y बराबर 155 रुपए। तो x हमारे पास कितना है, 105, तो 105 माइनस 10y प्लस क्या 15y बराबर क्या है, 155। अच्छा देखिए, तो 105 क्या है, 105 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन प्लस का होगा, काहे भैया, काहे प्लस का, क्या तो बड़का वाला किसके साथ है, प्लस के साथ। तो हो गया बात खत्म, 155। अब देखो समान जाति उधर चला गया, तो 5y ये प्लस में उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 155 माइनस 105, 155 में से 105 ही घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 में से 5 घटा है 0, 5 में से 0 घटा है 5। तो ये देख रहे हैं हम लोग कि 5y बराबर कितना आया, 50। तो y बराबर 50/5, 5 दही के 50। तो 10 रुपया जो है एक्स्ट्रा भाड़ा बढ़ रहा है, जो 10 रुपया बढ़ रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 रुपए जो बढ़ रही है, कोई ना कोई फिक्स है, और फिक्स के बाद क्या हो रहा है, 10 रुपया एक्स्ट्रा भाड़ा जुड़ रहा है। ठीक है। अब जानते हैं जो फिक्स भाड़ा है वो कितना है। तो फिक्स भाड़ा के लिए हम x पर इस समीकरण को भर देंगे, 105 माइनस 10 गुने 10, तो 105 माइनस 10 गुने 10 कितना, 100। तो 10 गुने 10, 105 में से 100 को घटाएं, कितना बचेगा, 5 रुपए बचेगा। जो फिक्स भाड़ा है कोई किलोमीटर तक का, कुछ किलोमीटर तक का जो फिक्स भाड़ा है वो 5 रुपया, और उसके बाद जब चलिएगा तो उसके बाद एक्स्ट्रा कितना लेता है, 10 रुपए लेता है। ठीक है, यहाँ पे कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब चलिए चलते हैं हम लोग 5वें नंबर सवाल के ऊपर, 5वां को समझते हैं। तो यहाँ तक आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम इसे मिटाते हैं, आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते रहिए, सीखते रहिए चीज को। चलिए आइए देखते हैं। 5वां नंबर सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। समझो सवाल को, बहुत ही बढ़िया सवाल, और ये सवाल को टिक मार लीजिएगा आप लोग अपने अपने बुक में, इस सवाल को टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल वीवीआई की श्रेणी में सवाल का आता है, और ये सवाल आपको बता दे बहुतों बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो फिर से मैं सवाल को दोहराता हूँ, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए कोई दम नहीं है सवाल। सबसे पहली बात, अंश किसको कहते हैं भैया, तो अंश जो ऊपर वाला भाग होता है उसको अंश कहते हैं, और इसको नीचे वाला भाग। ये क्या बन गया भैया, ये तो भिन्न बन गया। मानने कि भिन्न को हम लोग मान लो ये है 5/6, तो 5 इसमें क्या है, 5 है अंश, और हर क्या है हमारा 6 है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अंश हमें निकला, हर हमें निकला। अच्छा, हमें यह कह रहा है कि अंश और हर में 2 या 3 को जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ हमारा भिन्न बन जा रहा है।
तो हम क्यों ना अंश बाबू को हम लोग x मान लेते हैं और हर बाबू को जो है हम लोग y मान लेते हैं। और कह रहा है कि x में क्या कह रहा है, x में दो जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए। x में मतलब अंश में 2 जोड़ने पर और y में 2 जोड़ने पर हमारा जो भिन्न है वो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। पहले इसका खेल तमाम करते हैं। इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए। तो 11 को हम गुना करेंगे x प्लस 2 से, अच्छा, और 9 को हम गुना करेंगे y प्लस 2 से। कितने बच्चे क्या करते हैं, 11 को सिर्फ x से गुना कर देंगे, छोड़ देंगे। देखो जब भी इस तरह से ब्रैकेट में अगर तुमको किसी के साथ इस तरह से कुछ रहे, इस तरह से, तो याद रखना एगो के साथ कभी गुना मत करना। एगो के साथ करोगे दूसरा रूस जाएगा, तो दूसरा के साथ भी करना सीखो। तो 11x प्लस क्या, 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 गुने 2 18। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब समान जाति वाले को एक पास लेके आओ। x और y है समान जाति, तो 11x प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 11x माइनस 9y। अब देखो ये प्लस में 22 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 22 में से 18 को घटाओ, क्या हो जाएगा, -4। क्यों -4? देखो समझो फिर से, भैया नहीं समझ में आया, देखो समझो तो। प्लस है, इधर जाके ये भी प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 18 में से अगर हम 22 को घटाते हैं तो 18 में से 22 तो घटेगा, लेकिन घटने के बाद वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसका 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो परेशानी। एक समीकरण हमारे पास बन गया, पहला नंबर। आइए दूसरा समीकरण को बनाते हैं। अब दूसरा कंडीशन हमें यह कह रहा है कि अगर अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर में 3 जोड़ने के बाद हमारा समीकरण जो है 5/6 हो जाता है। यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को? क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो अब देखिए थोड़ा सा, अब 6 को हम इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे। देखिए फिर से क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ करिए, इसको इसके साथ करिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 गुने x प्लस 3 और बराबर 5 गुने y प्लस 3 हो जाएगा। तो 6x प्लस 18, 6x प्लस 18। क्यों भैया, 6 को x के साथ गुना किए, 6 को 3 के साथ गुना किए, फिर 5 को y के साथ गुना किए तो 5y, और 5 को 3 के साथ गुना किए तो क्या हो जाएगा, 15। 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y बराबर, ये प्लस 15 है, ये प्लस 18 है। प्लस 18 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 15 माइनस 18 करेंगे। अब 15 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा रे बालक। हाँ एकदम बचेगा। ये दूसरा समीकरण दे दो इसको। अब देखो हमारे पास दो समीकरण बन के आ गया, 11x माइनस 9y बराबर -4, और एक समीकरण आया 6x माइनस 5y बराबर -3। यहाँ से किसी भी एक समीकरण को पकड़ो, मान लो ये पहला हमारा, ये दूसरा हमारा, तो हम पहला समीकरण को पकड़ते हैं, हम दूसरा समीकरण को पकड़ते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, 6x माइनस 5y बराबर -3। तो 6x बराबर, ये माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, -3 प्लस 5y, और ये x इसके साथ गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो -3 प्लस 5y/6। यहाँ तक कोई परेशानी? अच्छा ठीक है। अब देखो हमारे पास x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इस पहले वाले समीकरण पे भर देंगे। अब पहले वाले समीकरण क्या है हमारा, 11x, तो x का वैल्यू क्या है, -3 प्लस 5y/6। अच्छा, उसके बाद -9y, क्या है, -9y बराबर -4। 11 को इसके साथ गुना करेंगे तो 11 किया 33, 11 को फिर इसके साथ गुना करेंगे तो 11 पचे 55y, माइनस माइनस को भी रहने तो -9y यहाँ पर बराबर -4। अब हम इसका यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक है, तो समीकरण का क्या लेंगे, ये वाला जो हमारे पास आया इसका लघुत्तम लेंगे। 6 और 1 का लघुत्तम कितना होता है, 6 होता है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब -33 प्लस 55y, 9 छके 54, -54y बराबर -4। देखो भाग में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में तो उधर जाके गुना हो जाएगा। तो -4 को हम किससे गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -24। तो यहाँ फिर से हम आगे समझाते हैं। -4 यहाँ 6 था, तो -33 प्लस 55y -54y बराबर, -54y बराबर, ये 6 भाग में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में, तो -24। 6 गुने 4 कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते जाइए क्या होता है, -33 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन प्लस का y हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि 55 में से 54 घटाएंगे 1 बचेगा और 1 के किसी के साथ गुना करेंगे वही नंबर हो जाएगा, सीधा y उतार दिए। और प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस का साइन बड़े वाले के साथ है तो प्लस का साइन बराबर -24। देखो y बराबर ये समान जाति के पास जाएगा तो -33 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +33 हो जाएगा, तो +33 54 -24 +33 तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन किसका 9 का, और प्लस का 9 हो जाएगा, क्यों क्योंकि बड़ा वाला साइन किसके साथ है प्लस के साथ है। तो y बराबर हमारा कितना आया, y बराबर 9 आ गया। x को निकालते हैं, इस y का वैल्यू को x पे भरते हैं, तो x बराबर -3 + 5 गुने 9/6, तो 9 × 5 = 45, तो -3 + 45/6 माइनस प्लस माइनस, लेकिन प्लस का 42 हो जाएगा, क्यों क्योंकि प्लस वाला साइन बड़ा के साथ है, तो 6 × 7 = 42 हो गया। ये x का वैल्यू होगा, x बराबर 7। हमने अंश और हर को क्या माना था, x/y माना था, जिसमें कि हमारा x कितना आया 7 आ गया और y हमारा कितना आ गया 9 आ गया। तो यहाँ तक कोई परेशानी और कोई दुविधा आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। निकालना सीखिए, समझना सीखिए, मैथ्स को समझना है, ठीक है। अब आइए इससे, ये तो वीवीआई क्वेश्चन आपका था ही। अब वीवीआई क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो भी हमारा वीवीआई क्वेश्चन के ही श्रेणी में आता है, ठीक है। वो भी हमारा जो है वीवीआई क्वेश्चन के श्रेणी में ही आता है। आइए देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। सुनिए सवाल सुनिए। 5 साल के बाद जैकब नाम का एक बंदा है, जैकब का जो आयु है उसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। भैया सवाल नहीं समझना है, सवाल समझो कहना क्या चाहता है। सवाल यह कह रहा है कि 5 साल के बाद जैकब का जो उम्र है उसके पुत्र का उम्र से 3 गुना है। मतलब जैकब का उम्र जो है उसके पुत्र से, जैसे मान लो कि हम है एक तुम है, ठीक है, जैसे मान लो कि एक हम और तुम है। मेरा उम्र जो है, जस्ट सपोज मेरा उम्र 5 साल के बाद जो भी होगा वो तुम्हारा उम्र भी 5 साल के बाद ही कैलकुलेट होगा। तो मेरा उम्र 5 साल के बाद और तुम्हारा उम्र जो भी होगा 5 साल के बाद, जैसे मान लो कि मेरा उम्र 5 साल के बाद 20 साल हो, मेरा उम्र मान लो 20 साल हो जाएगा जस्ट सपोज 5 साल के बाद, और नहीं मान लो मेरा उम्र जो है 5 साल के बाद मेरा उम्र जो है 40 साल हो जाएगा, जस्ट सपोज 5 साल के बाद मेरा उम्र 40 साल हो जाएगा, और तुम्हारा उम्र जो है 5 साल के बाद 5 साल के बाद मेरे से 3 गुना हो जाएगा। मेरे से कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। मेरे से नहीं, मतलब तुम्हारे उम्र के 3 गुना मेरा उम्र हो जाएगा 5 साल के बाद। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा उम्र, जैसे जस्ट सपोज तुम्हारा उम्र जो है 5 साल के बाद, ये कहना चाह रहा है ये सवाल कि तुम अपने पर लिखे देखो, तुम्हारा उम्र 5 साल के बाद, मान लो ये तुम है, ठीक है, और तुम्हारा उम्र 5 साल के बाद जस्ट सपोज जो है वो 10 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 साल। और ये कह रहे हैं कि 5 साल के बाद ये कौन है, हम, तो मेरा उम्र जो है 5 साल के बाद तुमसे 3 गुना हो जाएगा, तो मेरा अभी उम्र कितना होगा, 30 साल होगा, है कि ना। तो मेरा उम्र कितना 30 साल, और तुम्हारा उम्र कितना 5 साल के बाद जो भी होगा तुम्हारा उम्र कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। तो तुम्हारे उम्र से 3 गुना मेरा उम्र है, तो अभी तुम्हारा और मेरा उम्र को निकालना है। मतलब अब ये कह रहा है कि जैकब और उसके पुत्र का उम्र निकालना है। समझो सवाल को, कह रहा है कि 5 साल के बाद जैकब का जो भी आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है, और 5 साल के पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना ज्यादा थी। तो हम क्यों ना, हमें निकालना है पुत्र और उसके आयु, तो जैकब का जो भी आयु है, जैकब के आयु को हम लोग x मान लेते हैं, जैकब का आयु को क्या मान लेते हैं x, और उसके पुत्र की आयु को हम क्या मान लेते हैं, पुत्र के आयु को हम लोग y मान लेते हैं। तो पुत्र का आयु हमारा क्या हो जाएगा, पुत्र का आयु हमारा y हो जाएगा। तो देखो पहले और समझो, जैकब का आयु x साल, पुत्र का आयु y साल, ठीक है। अब ये सवाल कह रहा है कि 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद जो भी जैकब का आयु 5 साल के बाद,
और ठीक उसी प्रकार उसके पुत्र का भी आयु 5 साल के बाद। अब देखो दोनों का बैलेंस हो चुका है, दोनों का बैलेंस हो चुका है। 5 साल के बाद वो भी 5 साल के बाद हो रहा है, और 5 साल के बाद उस देखो अब मेरा हाइट, मेरा उम्र 5 साल के बाद बढ़ेगा तो तुम्हारा 5 साल तक रखले रहेगा क्या? तुम्हारा भी तो 5 साल उम्र बढ़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार 5 साल के बाद जो है उसका भी 5 साल के बाद कुछ ना कुछ उम्र बढ़ा होगा। ठीक है, और कह रहा है जैकब का आयु 5 साल के बाद उसके पुत्र से कितना गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। समझ में आया यहाँ पर? हाँ भैया यहाँ पर समझ में आया। और सवाल सुनिए, और सवाल दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल है ना बालक, हाँ 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मतलब 5 साल पीछे जाएंगे तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले उसका भी उम्र ना कुछ घटा होगा। 5 साल पहले जो भी उम्र होगा वो भी 5 साल पहले उसका भी जो भी उम्र होगा। ये कह रहा है कि जैकब का उम्र 5 साल पहले उसके पुत्र की उम्र से 7 गुना थी। हो गया, सवाल बन गया, सवाल में कोई दमे नहीं है। आजा अब देखो, तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो यहाँ हमारा क्या आया, x प्लस 5 बराबर 3 गुने वाई, और 3 पचे 15, तो 3y प्लस क्या 15, x माइनस 5। अब इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको पहला समीकरण, इस वाले समीकरण को हम सॉल्व कर रहे हैं पहला नंबर। तो समान जाति के पास लेके आएंगे x माइनस 3y बराबर, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 15 में से 5 को घटाएंगे 10, ये पहला समीकरण दे दो। अब यहाँ पर आ जाए, इस वाले समीकरण को बनाते हैं। ये वाला समीकरण क्या है, x माइनस 5 बराबर 7 गुने वाई, 7y, और 7 पचे 35 माइनस 35। ठीक है, तो x माइनस 7y और माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस का 30 हो जाएगा। यहाँ तक परेशानी आप लोगों को, इसका दे दो दूसरा समीकरण। हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम पहला समीकरण को उठाते हैं। पहला समीकरण क्या हमारा, x माइनस 3y बराबर 10 है। तो हम क्या लेते हैं, x बराबर, हमको प्रतिस्थापन से बनाना है, तो x बराबर 10, ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3y। अच्छा, तो x बराबर 10 प्लस 3y हो गया। तो हम इस दूसरे समीकरण में x का वैल्यू को क्या कर देंगे, भर देंगे। दूसरे समीकरण में जैसे ही x का वैल्यू को भरेंगे तो क्या है हमारे पास दूसरा समीकरण, 10 प्लस 3y, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू में बता रहा है, तो x का वैल्यू हम यहाँ पर भरे, माइनस 7y बराबर माइनस 30, 10 प्लस माइनस माइनस, अच्छा 3 में से 7 को घटाएं क्या बचेगा, माइनस 4y बराबर माइनस 30। ये देखिए माइनस 4y, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 30। देखते जाइए बालक, समझते जाइए, माइनस 30, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस, माइनस 40, माइनस 40 माइनस 4y, माइनस से माइनस क्या हुआ गया, y बराबर 40 बटे 4, क्यों 4 इसके साथ गुना में था, ये हो गया भाग, 4 दही के 40, y बराबर क्या बालक, y बराबर हमारा हो गया 10। यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। y बराबर क्या हो गया हमारा 10 हो गया। अब y जब हमारा 10 निकला तो इसका मतलब उसका बेटा का भी उम्र कितना हो रहा है, बेटा का उम्र 10 हो रहा है। अच्छा ठीक है, बेटा का जब उम्र 10 हो रहा है तो पिताजी का उम्र कितना हो, तो पिताजी की उम्र के लिए हम समीकरण 1 में इसका वैल्यू को पुट कर देंगे। किसी भी समीकरण 1 में रखते हैं या x वाले बस में समीकरण रखते हैं, तो x बराबर 10 प्लस 3y हमने निकाला था। अच्छा 10 प्लस 3 गुने 10, और 10 प्लस 3 गुने 10 की है तो क्या हो जाएगा 30, तो 10 प्लस 30 हमारा कितना हो जाएगा 40। तो x बराबर 40, बाप का उम्र कितना हो रहा है, तो बाप का उम्र हमारा 40 साल हो रहा है, उसके बेटे का उम्र कितना हो रहा है, तो बेटे का उम्र 10 साल हो रहा है। कितना हो रहा है 10 साल हो रहा है। कितना हो रहा है बालक, 10 साल हो रहा है। अब देखो बैठा के देखो, कह रहा है कि 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद उम्र इसका उम्र कितना हो जाएगा 45, और 5 साल के बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा 15 साल। तो 15 कह रहा है कि जैकब का उम्र 5 साल के बाद उसके पुत्र से 3 गुना है, तो इसका पुत्र का उम्र 15 साल हो रहा है 5 साल के बाद, तो 15 किया 45। देखो मैच किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, हाँ भैया किया। तो बालक यही था हमारा एक्सरसाइज 3.3, कुछ नहीं है, 3.3 हमारा यही एक्सरसाइज था, और इसी को हमें सीखना था। आइए आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं विलोपन विधि का, और आज के क्लास को यही फिनिश करेंगे। थोड़ा सा विलोपन विधि को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है बालक। विलोपन विधि क्या है नहीं है, विलोपन विधि, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, विलोपन विधि को देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। आइए, हमने प्रतिस्थापन को सीखा। प्रतिस्थापन में क्या सीखा,
कि उसके स्थान पर कोई ना कोई दूसरा। हमने प्रतिस्थापन में क्या देखा, उसके स्थान पर कोई ना कोई दूसरा। आज हम विलोपन को समझेंगे। पहले सॉरी बालक, अब सीखते हैं। देखो, विलोपन को पहले सीखेंगे। विलोपन होता क्या है? विलोपन, विलोपन का मतलब होता है एलिमिनेट करना। अच्छा ये भैया, एलिमिनेट क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब हटा देना उसको। मतलब विलोपन का समझो, पहले मैथ्स को समझो, मैथ्स का कॉन्सेप्ट को समझो, एकदम बारीकी से रस को निचोड़ दो, समझो। कह रहे हैं यहाँ पर विलोपन का कॉन्सेप्ट क्या गया? विलोपन का मतलब होता है विलोप कर जाना, उसको भगा देना, हट यहाँ से, ठीक है। जो हम है समान जाति के लाइन में, जैसा हम है वैसा आएगा, ठीक है, वैसा आना चाहिए। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम दिन में, अगर हम डेली किटकैट खाते हैं, जैसे सपोज अगर हम डेली किटकैट खाते हैं तो हम किटकैट ही खाएंगे। दूसरा कोई आ जाएगा तो उसको भगा देंगे, हो गया, बात खत्म। अगर डेयरी मिल्क खाता हम नहीं खाएंगे डेयरी मिल्क, अगर हम किटकैट खाएंगे किटकैट ही खाएंगे, बस बात खत्म, हो गया। तो इसका मतलब विलोपन यही है कि अगर दूसरा समीकरण है तो सेम जाति का चलेगा, दूसरा हम उसको क्या कर देंगे, इलिमिनेट कर देंगे। तो आइए एक सवाल को देखते हैं, उसके जरिए आप विलोपन को सिखाने का प्रयास करते हैं। हम कौन से विधि को सीख रहे हैं? विलोपन विधि को सीख रहे हैं, और विलोपन विधि से ही हम इस चीज को सीखेंगे। एक क्वेश्चन को लेते हैं और विलोपन विधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर क्या, 7। यहाँ देखते जाइए बालक और समझते जाइएगा इस चीज को। तो यहाँ ये रहा है कि विलोपन विधि से इस चीज को बनाइए और बना के हमको बताइए। अच्छा बताते हैं, 1 मिनट रुको, तुमको बताते हैं, सब बताते हैं तुमको। विलोपन विधि क्या है? देखो, हमें किसी ना किसी एक को सेम कर देना, बराबर कर देना है। ये भैया कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि देखो, तो यहाँ पर हमको प्रतिस्थापन का बोलता है, प्रतिस्थापन तुरंत बना देते, लेकिन विलोपन बोल रहा है। विलोपन का कहने का मतलब हम सेम जाति के साथ जाएंगे। अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हमको 4 करना है, यहाँ या तो यहाँ पर हमको 2 करना है। किसी भी इस वक्त देखो, पहला समीकरण इसको मान लो और इसको मान लो दूसरा समीकरण, ठीक है। कहना ये चाह रहे हैं कि या तो पहला समीकरण या तो दूसरा समीकरण, दोनों में से किसी भी एक चर का वैल्यू बराबर होना चाहिए। अब क्यों बराबर होना चाहिए? यहां पर देखो, बराबर इसलिए होना चाहिए कि अगर 2 4 हो जाए, अगर 2 जो है हमारा 4 हो जाए, तो हम 4 को 4 से काट कर y का वैल्यू को निकाल लेंगे, y का वैल्यू को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है भैया, 2 होगा कैसे? तो बाबू तुम लोग खुद बोलेगा 2 को 2 से गुना कर दीजिए। भैया यहाँ 2 को 2 से गुना कर दी, हो गया 2 दूनी 4 और 4x प्लस 3y बराबर 8। लेकिन नहीं बालक, अगर हम, जो याद रखना, मैथ खून के बदले खून मांगता है और हमें खून के बदले खून देना है। अब देखो, हमें इस पूरे समीकरण को 2 से गुना करना पड़ेगा। क्यों गुना करना पड़ेगा? सिर्फ अगर इसको चेंज करना है तो इसके साथ पूरा बदलेगा, और इसको हम सेम करना चाहते हैं। तो 2 गुने 2 किए 4x प्लस 2 गुने 3 6y, 2 8 16। अच्छा 4x प्लस 6y बराबर क्या, 16। हो गया, बात खत्म। अरे भैया यहाँ तो चारों x बराबर हो गया, यहाँ तो 6 y बराबर हो गया। यहाँ से निकालेंगे कैसे भैया? यहाँ से निकलेगा कैसे? तो कुछ नहीं, देखते जाओ और करते जाओ। यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला सवाल है, आप लोग को थोड़ा सा समझने में। 4x क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 6y कट गया, बराबर क्या, 16 में से 16 कट गया, 0 हो गया। तो ये पूरा समीकरण हमारा, ये कथन जो था असत्य था, ये समीकरण हमारा गलत था। भैया सही वाला कथन लीजिए, मैं कुछ समझ आएगा। आओ समझते हैं, एक कथन लेके तुम लोग के सामने एक कथन लेते हैं, तुम लोग को समझाते हैं विलोपन विधि को, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक कथन है, एक समीकरण का वैल्यू लेते हैं, देखते जाइएगा। इसको मैं मिटाता हूँ, एक समीकरण लेता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ। विलोपन विधि सीखने के लिए थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए। आइए फिर से एक समीकरण लेते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या है, 5। 2x माइनस 3y बराबर क्या है, 4। देखिए यहाँ बताइए भैया, ये x है, y है 5, तो हम कुछ नहीं, हमको ये भैया यहाँ 2 है, 2 पकड़ना आया, हाँ पकड़ा है, पकड़ो पकड़ो इसको, 2 के साथ गुना कर दो, संपूर्ण समीकरण को 2 के साथ गुना कर दो। तो 2 को x के साथ गुना करेंगे 2x, 2 को y के साथ गुना करेंगे 2y, और 2 को 5 के साथ गुना करेंगे 10 बराबर 4। तो भैया इसको तो कुछ नहीं छेड़ेंगे, इसको 1 से गुना कर दो।
एक से गुना कर दिए तो 2x माइनस 3y बराबर 4। अच्छा भैया यहाँ देखिए ये कट गया दूसरा x। अब यहाँ भी देखिए प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस। अच्छा दो में से तीन को घटाएंगे कितना होगा, दो में से तीन को घटा बालक, दो में से तीन को घटाएंगे तो कितना बचेगा बालक, दो में से भैया तीन को घटाइए ना, तो दो में से तीन को घटाएंगे तो y ना बचेगा, किसका y होगा, माइनस का y होगा। अच्छा कहे भैया माइनस का y कहे दिए, देखो तो बड़का वाला साइन किसके साथ है, माइनस के साथ। 10 में से 4 को घटाओ तो 10 में से 4 6, तो y बराबर कितना आ गया बालक, y बराबर हमारा -6 आ गया। तो दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई परेशानी आप लोगों को, अगर y -6 आ गया तो किसी भी एक समीकरण में x का वैल्यू, इस y का वैल्यू को पुट करते हैं। तो 2x प्लस 2y बराबर 10, तो 2x प्लस 2 गुने -6 बराबर क्या 10, तो 2x 2 छक्के 12 और माइनस क्या है तो प्लस को माइनस कर देगा, -12 बराबर 10। तो 2x ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 22। तो x बराबर कितना 11, कितना हो गया 11 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक बालक, नहीं भैया यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक सवाल सॉल्व हुआ तुम लोग का, हाँ भैया सॉल्व हो गया। तो x बराबर कितना 11, y बराबर कितना -6, और यही है विलोपन विधि। विलोपन विधि हमें क्या कहता है, जो समान जाति है समान जाति के साथ चलो, समान जाति के साथ आगे बढ़ो और उसको सॉल्व करो। समान जाति मतलब 2 को 2 से मिलाओ, बस हो गया बात। मैथ्स के कॉन्सेप्ट को पकड़ो, सॉल्यूशन मत रटो, मैथ्स के कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास करो। तो आशा करते हैं आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, इसी का नाम जिंदगी है। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं और अपने वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। तो जय हिंद।